हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन शर्मा। लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस किसके, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्हें भी इसका पूरा कोर्स चाहिए, पूरे चैप्टर वाइज पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, वो हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। जाके वहां से जरूर पढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें, चीजें क्या क्या हो रही हैं, फैक्ट्स भी हैं, फिगर भी हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो इस सब्जेक्ट को आप डिटेल में भी पढ़ें और साथ ही साथ हमारे साथ एमसीक्यू भी लगाएं। मैं आपके लिए और एमसीक्यू इसके कराते रहूंगी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ बीआरएफ एमसीक्यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं पर क्या है, इसका लाइन यही है। ठीक है, लाइन क्या है कि लाइन क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, मतलब वो पूछ रहा है इन शॉर्ट कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, अ चाइल्ड ऑफ रिलीजन, अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स, अ चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, पॉलिटिक्स की बात भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, किसी भी रिलीजन की भी बात कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो आंसर क्या बचा हमारा, कोई भी कमर्शियल डीलिंग। कमर्शियल डीलिंग मतलब किसी भी तरह का एक्सचेंज की बात की गई है, एग्रीमेंट की बात की गई है, एग्रीमेंट की बात की गई है, तो वो सब किस में आएगा, हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू फोर्स। अब वो पूछ रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो किस ईयर में आया है। तो किस ईयर में आया है, फ्रॉम 1 सितंबर 1872। पूछे, देखो सब 1870 सेम लिखा है, फ्रॉम 1 सितंबर 1872 विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिफोर 1 सितंबर ऐसा भी नहीं है, आफ्टर 1 सितंबर ऐसा भी नहीं है, फ्रॉम जब से ये आया है तब से लग रहा है। कब से आया है, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 से आया है। और यही से, और फ्रॉम मतलब इस जिस दिन से ही चीजें लागू होने लगी थी, इस चीज से ही, इस दिन से ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो फोर्स में आ गया था। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि फ्रॉम 1 सितंबर 1872, इस टाइम से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था। ठीक, यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर 1 सितंबर नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन 1 सितंबर। ठीक है, ऑन तो हुआ था, लेकिन ऑन के बाद आफ्टर भी लगेगा, क्योंकि उस दिन लागू हुआ तो उसके बाद अभी तक भी यही लागू होए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके एक्ट में चेंजेस आ गए हैं। तो आंसर ये वाला ना होकर ये वाला होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन एंड आफ्टर 1 सितंबर 1872। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ किसके बेस पे है। मर्केंटाइल लॉ मतलब जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड करने के लिए जो लॉ बनाया गया था, ट्रेड करने के लिए जो लॉ बने हैं वो किसके बेस पे लिया गया है, तो वो इंग्लैंड लॉ के बेस पे लिया गया है। रिपीट किया करो हमारे साथ, किसके बेस पे लिया गया है, कौन सा लॉ, इंडियन मर्केंटाइल लॉ किसके बेस पे लिया गया है, इंग्लैंड लॉ के बेस पे। क्लियर है, जो ऐसे फैक्ट्स फिगर वाले चीजें होते हैं जिनको जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में जाएगा और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
An agreement consists of reciprocal promise between at least, एक एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि एग्रीमेंट क्या है. एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. एग्रीमेंट क्या है उसकी बात कर रहा है. तो एक एग्रीमेंट वो है, सबसे पहले सेक्शन इसका आगे हम लोग देखेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट की बात करता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ये बात करता है एग्रीमेंट क्या है. और हम पूछ रहे हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट होता है जब कोई ऑफर करता है, जब कोई ऑफर करता है या प्रपोजल देता है और एक्सेप्टेंस भी हो जाए. क्या हो जाए? एक्सेप्टेंस भी हो जाए. मतलब किसी ने ऑफर दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया. ठीक, इसका एक एग्जांपल मान लो कि आपका आपके फ्रेंड के साथ डील हुआ, ठीक, कि तुम हमें 100 रुपए दोगे तो हम तुमको अपना ये नोट्स दे देंगे. ठीक है, तो 100 रुपए के बदले वो नोट्स देगा. उसने क्या किया? ऑफर किया. ठीक, आपके फ्रेंड ने ऑफर किया कि 100 रुपए दो तो नोट्स देंगे. दूसरा, अगर हम या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस होता है कि ठीक है भाई तुम 100 रुपए ले लो और हमको अपना नोट्स दे दो. भाई क्या किया जाए, कलयुग का जमाना है, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं. ठीक है, कोई वो नहीं है. ठीक, तो अब ये क्या हो गया? ऑफर, ऑफर किया गया, एक्सेप्टेंस आया, तब जाके वो एग्रीमेंट हुआ. ठीक, तो ये एटलीस्ट 2 लोगों के बीच में होना होगा. कोई अकेले खुद को ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं करेगा कि हम खुद को अपने आप को ऑफर दिए हैं कि हम आज घूमने जाएंगे, अगर ऐसा होता है. ठीक है, तो ये कोई अकेले अकेले का एग्रीमेंट नहीं होता है. ये आपस अपना एक होता है ना कि खुद के लिए अगर जो मन चाहे वो करो, खुद से जिस चीज से मोटिवेशन आए वो करो. लेकिन एग्रीमेंट हमेशा किन समझौते किसके बीच में होते हैं? 2 लोगों के बीच में होते हैं या 2 से ज्यादा लोग के बीच में होते हैं. तो एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट 2 पीपल. 2 लोग, 2 पार्टीज, दो पार्टीज, या तो कोई इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, ठीक है, फर्म हो, ठीक है, कोई भी हो, बट 2 अलग लोग हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इन इंडिया द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज टू, किसके ऊपर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन किन लोगों पे अप्लाई होता है ये पूछ रहा है. तो हिंदूज हो, मोएंडम्स हो, बिजनेसमैन हो, सब पे अप्लाई होता है. एवरीबडी, जिसको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे. हु सेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट creating a creating or creating and defining obligation between, इसको कुछ हो रहा है all, ओफो, छोड़ो. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज. पार्टीज लिखा है यहाँ पर, लोगों आगे पार्टीज लिखा है. एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज मतलब किन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम एग्रीमेंट बनाते हैं और डिफाइन करते हैं कि किन किन 2 लोगों के बीच में बात हुई है और क्या बात हुई है. ठीक है, इसकी बात कर रहा है. तो ये बताया हमारे सैलमॉन जी ने बताया है ये डेफिनेशन. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. आप देखो जो हम पीछे बताए उस वही एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर. एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. 1872 के किस सेक्शन में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है? पीछे हम लोग पढ़े हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. क्लियर है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन. एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट करते हैं.
every promise and every set of promise forming the consideration each other is known as, ठीक है, लिख रहा है कि every promise, कोई भी ऐसा promise हो रहा है जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, कंसिडरेशन मतलब सहमति, ठीक है, आपकी सहमति है उस चीज में, ठीक, और वो कोई ऐसा प्रॉमिस है, वो सेट हो रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है एक दूसरे से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ हम एग्रीमेंट कहेंगे। बोला गया है ना, किसी ने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया पूरे कंसिडरेशन के साथ, पूरे कंसिडरेशन के साथ, पूरी सहमति के साथ, तो फिर वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Where there is no express provision, जहां पर भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग प्रिवेल्स एंड अप्लाइड फॉर डिसाइडिंग द केस, जहां पर भी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं किया गया है, जहां पर भी जिन्होंने भी बताया नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया ये प्रोविजन को कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम फॉलो करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ फॉलो हो रहा हो, लैंड का, यूजेज ऑफ ट्रेड, कोई भी ट्रेड कर रहा हो, या प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ, कोई पर्सनल लॉ अपनी तरफ से कोई कानून बनाकर कि उस पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हो, ठीक है, तो ये तीनों ही चलेगा, एनी ऑफ दीज इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी ये तीन फॉलो हो सकता है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन फॉलो कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। समझ में आया? सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो अदर कोई भी एक्ट फॉलो कर रहे हो, चाहे वो लैंड को लेकर कोई प्रोविजन हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर कोई हो, चाहे वो पर्सनल लॉ बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, लेते हैं ना स्टैम्प पेपर पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इस लॉ के अंदर करेंगे, तो वो खुद से कर रहे हैं, तो एनी ऑफ दीज विल बी फॉलो, कोई भी ये सारे तीनों हो सकते हैं अगर कोई कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो ना कर रहा हो तो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु सेड एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन फोर्स एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर इस पहले कौन कहा वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले ये क्या रहा है ये देखो, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस जब इन्फोर्स हो रहा है लॉ से, ठीक है, क्या कह रहा है, जब इन्फोर्स हो रहा है लॉ से, तब हम लोग एग्रीमेंट का क्या पढ़े थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उस लाइन में लिखा है, ठीक, एग्रीमेंट का मतलब क्या था, ऑफर प्लस, याद रखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है हमें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इसी के बाद बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इसी के बाद बनता है, जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, जब ये दोनों आ जाएगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ, कोई भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस जब लॉ से इनफोर्सेबल हो जाती है, जब उसमें कानून डाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये लाइन जो है, ये सेंटेंस जो है वो किन्होंने दिया है, तो ये दिया है पॉलॉक जी ने, ठीक है, पॉलॉक जी ने दिया है ये लाइन कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओवरराइड्स, किस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स को ओवरराइड्स करता है, ओवरराइड्स का मतलब किनको हटाकर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया है, तो तीनों, द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ को हटा दिया गया, द प्रोविजन ऑफ मोएंडम लॉ को हटा दिया गया, यूजेस एंड कस्टम ऑफ ट्रेड, इन तीनों को हटाकर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया गया है। क्लियर है? इन तीनों को हटाकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ को लाया गया है। चलो, अ प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच, ए सॉरी, ए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, कोई एक पर्सन है ए, उसने प्रॉमिस किया, कलर चेंज कर लिया जाए, बहुत देर से ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। चल, ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है टू डिलीवर हिज वॉच टू बी। ए क्या करेगा, बी को उसका वॉच देगा, ठीक, बट रिटर्न में बी प्रॉमिस, डबल बी आ गया, बी प्रॉमिस अ सम ऑफ 2000, ठीक है। बी क्या देगा, ए उसको वॉच दे रहा है, बी क्या दे रहा है, 2000 रुपए दे रहा है भाई, ठीक है हम तुमको वॉच, ए कहा बी से कि हम तुमको वॉच देंगे, बट बी फिर कहा कि भाई हम फ्री में तो नहीं लेंगे, हम तुमको रिटर्न में कितना देंगे, 2000 रुपए देंगे, ठीक। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्या हो रहा है, क्या ऑप्शन चूज करेंगे, क्या सिर्फ प्रपोजल दे रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है कि डिलीवर करेगा वॉच, ठीक है, और बी उधर से कह रहा है कि हम तुमको 2000 देंगे। एक साइड से अभी प्रपोजल नहीं चल रहा है ना, प्रपोजल तो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ठीक है, ये दिया प्रपोजल कि हम तुमको वॉच देंगे, लेकिन ये वापस में कह रहा है कि हम तुमको 2000 रुपए देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रपोजल भी हो गया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तीनों हो जाता है तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इसने कहा कि मैं तुमको दूंगा तुम्हारा वॉच, ठीक है, वॉच दूंगा मैं, ये कहा कि मैं इसके बदले 2000 रुपए दूंगा, तो ये क्या दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस हुआ ना, इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट करके कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन पैसे के साथ उसने दिया कि ठीक है तुम मुझे वॉच दो, मैं तुमको 2000 रुपए दूंगा। ये पूरा एक सिनेरियो क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस, क्या एग्रीमेंट कहलाता है, इस सारा सिनेरियो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। अब इसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे लिख दिया जाता, ठीक है, और वो इन्फोर्सेबल हो जाता लॉ के तहत, इन्फोर्सेबल हो जाता लॉ के तहत, अंडर लॉ, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तब क्या हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है। चलो, यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट, देखो ये भी बता चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच सेक्शन होगा, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब वो पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि एक्सेप्टेंस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ये चीज किस सेक्शन में दी गई है, तो ये चीज दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। ये किस चीज की बात किया था, एग्रीमेंट की बात किया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट की बात किया था, और सेक्शन 2 सबसेक्शन एच क्या बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। होप आपको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड राइज बाय, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रॉमिस, मतलब आपको वो प्रॉमिस पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में किन चीज की बात की थी, क्या चीज अराइज होती है, कौन कौन सी चीजें जिनकी बात होती है, तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, ठीक है। कहीं पर भी अगर कोई ऑब्लिगेशन हो रहा है कि वो प्रॉमिस हमको पूरा करना ही पड़ा है, ठीक है, या एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एग्रीमेंट होगा ही होगा और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप आ जाएगा। प्रॉमिसरी एस्टोपल भी हो सकता है कि क्या पता किसी ने कोई वादा किया था उसको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, लिखा है ना ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, पूरा करना ही पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ऐसे ही प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या है इसका, सफाई क्लियरली बता देते हैं, आंसर क्या है,
आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्लियर है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा प्रॉमिस जिसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसको हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसमें चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो प्रॉमिसरी एस्टोपल हो, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो बाय प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस के द्वारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फिल किया गया है, तो वो सब ये तीनों ही इस सेंटेंस को अराइज करेंगे। मतलब ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रॉमिस कहलाएंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश, अब क्वेश्चन यहाँ पहले यहाँ दिया है डैश, ठीक है। क्या ब्लैंक क्या पूछ रहा है? implies a contract through the parties never expressed their intention to enter into a contract। ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना कि मैंने तो नहीं कहा था, ये बाद में आता है ना कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे थे, हम तो ऐसा कुछ, हमको तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही नहीं था, ये कैसे मेरे पर लागू हो रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि पार्टीज क्या है, कभी भी एक्सप्रेस नहीं की होती हैं, कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं की होती हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाई कर दिया गया, इम्प्लाइड हो गया अपने आप बिना एक्सप्रेस किए। तो बिना एक्सप्रेस किए, बिना बात किए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके जो सेशन चल रहे हैं, क्लासेस हैं, उसमें दिए गए हैं। यहाँ पर बताऊंगी तो टाइम टेकिंग होगा, क्वेश्चंस मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना जानिए कि कोई भी ऐसी पार्टी जो कभी एक्सप्रेस नहीं की है आपस में, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं की है, और लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप इम्प्लाई कर दिया गया है, लगा दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो एग्रीमेंट करा दिया गया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ओन्स अ रेसिडेंशियल फ्लैट। अब ए के पास क्या है? एक रेसिडेंशियल फ्लैट। रेसिडेंशियल फ्लैट का मतलब होता है उसका खुद का घर जिसमें वो रह रहा है, ठीक है। एक फ्लैट है जिसमें वो खुद रह रहा है, रेसिडेंशियल फ्लैट कहलाएगा। तो ए के पास क्या है? खुद का रेसिडेंशियल फ्लैट है। ही इज इंटाइटल्ड टू टू क्वाइट प्रपोजिशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो क्या है? अब भाई आपका घर है, ठीक है, आप जैसे मन चाहे वैसे रहो, ठीक है, जितना मन चाहे उतना रहो, नहीं मन के घर के अंदर रहने का, घर के बाहर, घर बंद करके बाहर रहो, मतलब जो मन करे आप सो कर सकते हो। तो इसको कौन सा राइट कहेंगे कि ए के पास एक रेसिडेंशियल फ्लैट है और वो अपना पोजेशन उस पर दिखा रहा है और एंजॉयमेंट भी कर रहा है अपने प्रॉपर्टी पे, ठीक है, अपने घर के अंदर पार्टी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट होता है? तो इसमें राइट इन पर्सनम को फॉलो किया जाता है, राइट इन पर्सनम। इसमें कोई जोर, इसमें देखो राइट इन रेम का मतलब होता है कि जब चीजें गलत तरीके से यूज की जाती है, ठीक। भाई कोई यहाँ गलती थोड़ी कर रहा है, अपने घर में रह रहा है और अपने घर को घर में रह के चाहे वो एंजॉय करे या कुछ भी करे, ठीक है, तो वो उसका पर्सनल चीज हो गया, ठीक है। पर्सनल चीज जब हो गया तो पर्सनम, राइट ऑफ पर्सनम ही लगता है, ठीक है। कोई राइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई राइट क्यों नहीं भाई? उसका घर है, ठीक है, उसके पास पूरा राइट है। तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है, ठीक। हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे पास पूरा राइट है, ठीक। तो और यहाँ पर कोई मॉरल राइट भी नहीं आता है, ठीक है, कोई मॉरलिटी की बात नहीं की जाती, नैतिकता की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। वो अपने घर में रह रहा है और क्वाइट पोजीशन मतलब वो अपने पोजीशन यूज कर रहा है, ठीक है, और इंजॉयमेंट भी कर रहा है। तो क्या हो गया? पर्सनल चीज है, सीधे पर्सनल चीज है। जब पर्सनल चीज की बात होती है, किसी की पर्सनल चीज की बात होती है, तो वो राइट इन पर्सनम की कहलाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए ओस ₹1,00,000 टू बी। ओ किया है, ठीक है, प्रॉमिस किया था ए कि हम तुमको बी को, ठीक है, तुम आप लोग को नहीं, ठीक है, बी को प्रॉमिस किया था आप लोग को 1,00,000 रुपए नहीं मिल रहा है, ठीक। ए क्या किया? प्रॉमिस किया था किसको? बी को प्रॉमिस किया था कि वो 1,00,000 रुपए देगा। बी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए। तो बी क्या हो गया? अब वो प्रॉमिस किया था, उसका ओ किया था कि हम तुमको देंगे ही देंगे। तो बी जो है उसके पास ये हक है कि वो अपना पैसा जो है वो ए से ले सके। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? क्या उसके पास कोई राइट नहीं है?
ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब आंसर ना पता हो ना कि आंसर एक्चुअल में क्या होगा, ऑप्शन देख के समझ नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहला तरीका होता है एलिमिनेशन का। पहले ये देखो कि क्या चीज हो ही नहीं सकता, ठीक। जब ये देख लेते हैं कि क्या चीज नहीं हो सकता है तो अपने आप आसान हो जाता है कि वो दो में से चूज करना, ठीक है। मान लो इसमें से दो हट गए, क्रॉस हो गए, ठीक, तो अब दो ही में से चूज करना है ना, तो आसान होगा ना समझना। चलो, तो इसमें क्या था कि देयर इज नो राइट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो ओ किया है कि 1 लाख रुपए बी को देगा, तो बी के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो उससे पैसा ले सके, तो आंसर ये वाला नहीं होगा। फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, ये कोई नहीं, ये भी कोई फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट इन रेम, रेम का मतलब बताया थे, कोई कोई ऐसा राइट जो हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है अपने राइट को, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, राइट इन पर्सनल। सीधे सीधे आंसर भी लगा सकते थे कि इसका इससे पर्सनल टर्म्स है, ठीक है, इसका इससे पर्सनल टर्म्स है, इसीलिए वो किया था, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो इसमें इसके पास कौन सा राइट है, राइट इन पर्सनल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड मतलब वैध, हिंदी में इसका मीनिंग है वैध। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आर मेड बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट हो, कोई जोर जबरदस्ती, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको किसी चीज को मानने के लिए धमकाया नहीं गया है, भड़का कोई कोई जान हानि का वो नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई ऐसे भड़काया भड़काव भड़काने वाला चीज यहाँ पर नहीं हुआ है, मतलब फ्री कंसेंट है, ठीक है, फ्री कंसेंट है। दूसरा क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टी, दोनों पार्टी ही आपस में सहमत है और एक दूसरे के कॉम्पिटेंट है, बराबर है, ठीक है। तीसरा क्या है, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऐसा इलीगल काम का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज हैं तो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, जब फ्री कंसेंट है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों पार्टीज आपस में कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोई भी लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब इलीगल काम नहीं हो रहा है, इलीगल चीजें यहाँ पर इलीगल चीज पे सहमति नहीं हो रही है, और इलीगल ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो मतलब सब कुछ लीगल है, अच्छा है, बढ़िया है, तो वो क्या कहलाएगा, वैलिड। जब अच्छे अच्छे की बात हो तो मतलब वैलिड है, ठीक है, मतलब सही है भाई, कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लैंड 10 लाख टू बी फॉर अ ईयर, मतलब ए ने क्या किया है, 10 साल के लिए बी को क्या दिया है, लोन दिया है 10 साल के लिए, सॉरी 10 साल बोल रहे हैं, 1 साल के लिए 10 लाख रुपए दिया, उल्टा हो गया। क्या हुआ कि 1 साल के लिए 10 लाख रुपए ए ने बी को दिया, ठीक, ए सब कुछ कर रहा है, ए ही दे रहा है सब कुछ बी को, तो आफ्टर 1 ईयर ए के पास कौन सी राइट आ जाएगी, देखो लैंड किया है, ए कोई फर्म नहीं है, नॉर्मल एक इंडिविजुअल है जो बी को पैसा दिया है, जो बी को क्या दिया है, जो बी को पैसा दिया है, तो ए के पास 1 साल बाद, 1 साल के लिए दिया था, ये बात हो चुकी थी, 1 साल के लिए देंगे हम, ये बात हो चुकी थी, तो यहाँ पर भी राइट इन रिम नहीं होगा, कोई मॉरल राइट नहीं है, कोई सिविल राइट ऑन नहीं है, राइट इन पर्सनल, पर्सनल चीज की बात हो रही है, तो राइट इन पर्सनल ही इसका आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स फर्स्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला चीज क्या आता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला चीज इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए बाय लॉ, अगर लॉ ने उसको सहमति दे दी, इनफोर्सेबल हो गया लॉ के लॉ के अंडर, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला चीज क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, रिपीट हुआ है ना, रिपीट हुआ है, व्हाट कम्स फर्स्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही है इनफोर्सिबिलिटी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैज बॉट अ हाउस ऑफ 50,000, बड़ा ही सस्ता घर मिल गया, खरीद लिया है। सोचो, ए ने एक घर खरीद लिया, कितने का? 50,000 का खरीद लिया, 50,000 में घर खरीदा गया। Which of the following right is avail to A after the purchase? कौन सा ऐसा राइट है जो ए का अवेल हो जाएगा, मतलब ए खरीदने के बाद, घर खरीदने के बाद उसको कौन से राइट मिल जाएंगे? तो देखो, सिंपल सी बात है, इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि वो अपने घर में एंजॉय कर सकता है, कोई पोजीशन है वो उसका, ठीक है, रह सकता है आराम से। तो क्या ये राइट सिर्फ सेलर के अगेंस्ट है कि वो उसको बेचा है तो उसके अगेंस्ट ही वो यूज कर सकता है? नहीं। क्या वो कोई मॉरल राइट हो रहा है उस घर पे? नहीं। ही हैज अ राइट टू लिव इन हाउस बट कैन नॉट सेल, ऐसा तो है नहीं कि एक बार खरीद लिए तो बेच नहीं सकते। भाई खरीदे हैं, मेरे नाम का है, हम चाहें तो इसको बेचें, चाहे ऐसे किराए पर चलाएं, जो मन चाहे वो, चाहे खुद रहें, ठीक है। तो ये कैसा राइट है? राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड टू हैव क्वाइट पोजेस एंड पोजेस द हाउस एंड एंजॉय इन इट। वो उस घर में रह सकता है, पोजेशन है उसका, उसको चाहे बेचे, चाहे चाहे उसको किराए पे चलाए, चाहे वो खुद रहे, उसका पूरे दुनिया से, देख रहे हो, एक घर तुम ले लो, कहते हैं ना एक घर ले लो तो बहुत कुछ ले लिया, ठीक। तो एक घर ले लो, पूरी दुनिया से, उस दुनिया से उसका हक है, ठीक है, पूरी दुनिया उसको वो हक देती है कि तुम उसमें जैसे मन चाहे ऐसे रहो और इंजॉय करो, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो जरूर जरूर अपने फ्रेंड्स को और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें, और जो क्लासेस हैं उसको भी अटेंड किया कीजिए, ठीक। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेकर आएंगे ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज चीजें थोड़े बहुत हैं जिनको एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन वो तभी याद हो पाता है जब उसकी प्रैक्टिस होती है। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तब वो ज्यादा से ज्यादा याद आपको रहेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वहीं से आता है। एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये भी तो सही लग रहा है, ये भी तो सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद हमारे साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो देखो, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वैलिड होता है और एक वॉइड होता है। वैलिड का हम लोग देखे ही थे, जो इन्फोर्सेबल होता है, जो इन्फोर्सेबल होता है बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, मतलब सही है, कोई लीगल काम नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया? वैलिड। इसी का जस्ट उल्टा होता है वॉइड, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वैलिड बात कर रहा है इन्फोर्सेबल बाय लॉ की, और वॉइड बात कर रहा है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ की। तो ये पूछ रहा है एक एग्रीमेंट ऐसा जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, तो उसको किस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के किस सेक्शन में उसको बताया गया है, ठीक है, किस सेक्शन में उसको बताया गया है। तो जो भी ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उनको सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में बताया गया है। ऐसे ही तीन आपने देख लिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई और सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। ये तीन लॉ की तीन सेक्शन आपने देखा, ठीक, ये तीन सेक्शन आपने देखा। एच में क्या था, ई में क्या था और जी में क्या था? ई बात किया था हमारा, चलो सीक्वेंस में कर देते हैं, आसान रहेगा याद करना। ई क्यों लिखे हैं हम, ठीक ठीक। चलो ई का बात क्या किया था? ई ने बात किया था हमारी एग्रीमेंट की, ठीक। एच ने क्या बात किया था? कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो एच बताता है। और जी क्या बता रहा है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इलीगल है या किसी भी तरह से गलत है, ठीक, किसी भी तरह से गलत है, तो उनको किसने बताया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन जी,
जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। क्लियर है? एक पेज पे ये तीनों क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट टू कमिट अ टॉर्ट। टॉर्ट मतलब होता है जोर जबरदस्ती या किसी भी तरह से गलत काम करना, ठीक है, इलीगल काम करना, तो ये ऐसे काम कहलाते हैं वॉइड। एग्रीमेंट टू कमिट अ टॉर्ट इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें गलत काम किए जा रहे हैं, जबरदस्ती किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? वॉइड। कहा ना कि कोई भी ऐसा गलत काम वो वॉइड हो गया, सही काम इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो वैलिड हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट टू मर्डर, अरे बाप रे बाप, मारने का कहते हैं ना, एग्रीमेंट टू मर्डर, किसी पर्सन को मारना है, ठीक। अब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? जल्दी बताओ, क्या वो वैलिड है? हाँ भाई एकदम वैलिड है ना, एकदम वैलिड है। किसी को मारना है, मार दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी का जान लेना कोई बड़ी बात है? नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये किसी एग्रीमेंट अगर किसी को मर्डर करने का हो रहा है, किसी पर्सन के साथ दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि मुझे उसका उसका मर्डर करवाना है और वो एक्सेप्ट करता है, तो ये किसी भी तरह से इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ इस चीज को नहीं मानेगा और तुम पकड़े गए तब तो भाई उम्र कैद होगी, ठीक है, या तो फांसी हो जाएगी, ठीक, पकड़े ही जाओगे, गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक। तो मर्डर का एग्रीमेंट हो रहा है तो कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिंपल सी बात है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये सही है कि ऐसा एग्रीमेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सही है, थोड़ा बहुत सही है कि गलत है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक, ये चीज पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस नहीं दे रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, विच आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये लाइन सही है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस नहीं है उस पे, तो उसको एग्रीमेंट कहेंगे? तो हाँ भाई, उसको एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है तो उसको एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, सही है ये लाइन। चलो नेक्स्ट, ए इनवाइट कर रहा है बी फॉर अ सन वेडिंग। क्या कर रहा है? ए नॉर्मल इनविटेशन दे रहा है किसको? बी को। किसके लिए? अपने बेटे के शादी के लिए, ठीक है, अपने बेटे के शादी के लिए बी को आमंत्रित करता है। ए क्या कर रहा है? बी को अपने बेटे की शादी के लिए आमंत्रित कर रहा है। बी एक्सेप्ट करता है इनविटेशन, और इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बट नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंस एग्रीमेंट तो हो रहा है, ए ने कहा कि भाई मेरे बेटे की शादी में आना, बी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, ठीक, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्टेंस आ रहा है ना। यहाँ प्रपोजल आ रहा था, इनवाइट कर रहा है, प्रपोजल है, यहाँ इनवाइट, वाइट तो मैच हो जाएगा, कौन सा कलर लिया जाए? ग्रीन ही ले लिया जाए, चलो। यहाँ प्रपोजल दे रहा है और ये एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है तो क्या होता है? एग्रीमेंट तो होता है ना, बट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा? पूछा है ना। इन दिस केस एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ये इनका पर्सनल है, यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिलेशनशिप नहीं बना रहा है। एग्रीमेंट नॉर्मल हो रहा है कि उसने शादी में बुलाया, मैं आ जाऊंगा, बात खत्म, ठीक। तो यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कानूनी तौर पे उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने तुमको बुलाया था और तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारे पे केस करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ए ने नॉर्मली बुलाया, बी चला गया, बात वहीं खत्म, एग्रीमेंट तो हो रहा है क्योंकि
कोई एक ऑफर दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो एग्रीमेंट तो हो रहा है, बट इसमें लॉ की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगल रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलो पढ़िए इसे, क्या लिख रहा है ये और क्या पूछना चाह रहा है ये। ए इनवाइट कर रहा है बी फॉर कॉफी इन कॉफी डे रेस्टोरेंट। कोई कॉफी डे रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा नाम है, कॉफी डे रेस्टोरेंट। वो ए ने किसको इनवाइट किया, बी को इनवाइट किया, प्रपोजल दिया, प्रपोजल दिया, और बी एक्सेप्ट कर रहा है इस इनविटेशन को, बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, दोनों मिला के क्या बना, एग्रीमेंट बना। देखो एग्रीमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है, सोच रहे हो ना एग्रीमेंट हो रहा है हर जगह, तो देखो एग्रीमेंट में ये जरूरी ये नहीं है कि वो लीगल हो, क्या वो बाय लॉ उसमें उस चीजों को लीगली चीजों को लाया जाए या लॉ के बाय लॉ के तहत इन्फोर्स कराया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी प्रपोजल दे रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, केस क्या है यहाँ पर, ऑन दी अपॉइंटेड डेट, जिस डेट पे तय हुआ था कि हम मिलेंगे, ठीक, जिस डेट पे वो बुलाने कहा था, बी तो गया वहां बट ए नहीं आया। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो कहते तो हैं कि ठीक है चलो मिला जाएगा, डेट वेट सब डिसाइड हो जाता है, या तो वो उसी दिन मना कर देते हैं कि नहीं आज हम नहीं मिल सकते, आज हमारा बहुत सारा काम है, या आप पहुंच जाओ, सामने वाला कहता है कि भाई लेट हो गया आने में, अब तो आ ही नहीं पाएंगे हम। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर उसी चीज का एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसे लोग होते हैं और उनका ये एग्जाम्पल है कि ए ने बी को इन्वाइट किया कॉफी डे रेस्टोरेंट पे, बी ने एक्सेप्ट किया वो इन्विटेशन, और उस डेट पे बी पहुंच गया बट ए वहां नहीं पहुंचा। तो इधर कौन सी चीज हो रही है, बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए, या बी हैज टू वेट फॉर अनदर इन्विटेशन। भाई दूसरा इनवाइट करो हम चले आएंगे, अरे इतना थोड़ी है कि खाली थोड़ी है कि तुम एक दिन बुलाओगे हम चले आएंगे, फिर दूसरे दिन और बुलाओगे तो हम चले आएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है, तो ये होता ही नहीं है, आप लोग भी नहीं करोगे ये चीज। ठीक, बी हैज द राइट टू sue ए फॉर नॉट ऑनरिंग हिज वर्ड। अरे बाप रे, भाई यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि भाई तुमने अपना वर्ड अपनी बात पे नहीं रहे तुम, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वो उसको सू नहीं कर सकता, कोई केस उस पर नहीं कर सकता वो। नेक्स्ट क्या है, ए हैज टू इनवाइट बी अगेन टू परफॉर्म दी परफॉर्मेंस। अब ऐसा भी नहीं कि ए दोबारा बुलाएगा उसको, ठीक है हो जाता है कि भाई चलो ठीक है तुम आए थे हम नहीं आ पाए और चलो ठीक है अब बाद में मिलते हैं, ठीक, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, इसको इरेज करते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ आंसर क्या होगा, बी हैज, बस थोड़ा क्या होगा, बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए, बी कुछ नहीं कर सकता ए के खिलाफ, भाई वो नहीं आया, लेकिन बी ए का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, कुछ उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकता, क्योंकि ये नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, उसने बुलाया वो गया और वो नहीं आया खुद बुलाकर। ठीक, नॉर्मल सी बात है, गुस्सा गुस्सी कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, ना बात करो वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई लीगल चीज उस पर नहीं कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट, A promised to give 5,000 per month pocket money to his son B। अब यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, सेम बात हो रही है कि A प्रॉमिस किया 5,000 पर मंथ अपने बेटे को देगा वैसा पॉकेट मनी, और अगर A नहीं दे पाता है वो पॉकेट मनी तो क्या होगा, क्या वो B जो बेटा जो है उस केस कर सकता है पापा पे, नहीं कर सकता, हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए, सही बात है कुछ नहीं कर सकता, आंसर तो यही होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी कैन आंसर लोअर पॉकेट मनी। ये तो भाई आपस सहमति है कि 5,000 नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है 1-2 हजार ही दे दो, चल जाए काम चला लेंगे हम। ठीक, लेकिन चलो ये भी नहीं आंसर, सीधा सीधा बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रहा है, एग्रीमेंट की बात हो रहा है, तो बी जो है वो ए के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक, और उल्टा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि बी को ही 5,000 रुपए देना पड़ेगा पापा को, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं था। चलो
सो कट ही कर देते हैं, आंसर ना मान लेना। आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B of Srinagar enter into a contract on 1st September 2006 as per the provision of Indian Contract Act, ठीक। They can enforce the contract, कब से वो वो पूछ रहा है ये क्या ये लोग इन्फोर्स कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। ए और बी श्रीनगर में मिले थे और कॉन्ट्रैक्ट बनाया उन्होंने। कब बनाया कॉन्ट्रैक्ट, 1 सितंबर 2006। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है, 1 सितंबर 1872। बहुत साल बाद बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो अगर उस टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ऐसे मिलकर भी, तो भी यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा। यस, बिकॉज दे मेड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ए और बी का, श्रीनगर में जो लोग मिले थे, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए promised to pay his son a sum of 1 lakh if passed in CA exam in the first attempt। अरे भाई, पहले अटेम्प्ट में सीए का एग्जाम पास कर लेगा उनका बेटा, ठीक। तो ए जो है उसको कितना रुपए देगा, मतलब पापा जो है कितना रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, ठीक। वाह कितना अच्छा बच्चा है, देखो पास भी कर लिया, पास भी कर लिया। बी क्या किया, पास भी कर लिया एग्जाम, बट ए फेल टू पे द अमाउंट एज प्रॉमिस। बट पापा ने बात से पलट गए, ठीक है, वो तो तुमको मोटिवेट करने के लिए कह दिए थे, अब नहीं देंगे, ठीक है। पापा ने पैसा नहीं दिया, बेटा तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके दिखा दिया, पापा ने पैसा लेकिन नहीं दिया, तो क्या बी सेट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, स्टेट वेदर बी कैन रिकवर द अमाउंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या अब भी रिकवर कर सकता है कि भाई पापा ने बोला था, हम तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का एग्जाम निकाल दिए लेकिन अब तो वो दिए ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ये पर्सनल चीजों पे चल रहा है, तो बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए। बी कुछ नहीं कर सकता ए के खिलाफ, ठीक है, ज्यादा ज्यादा गुस्सा हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा गुस्सा हो सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है और कुछ नहीं, बाद में 2-3 दिन बाद वापस से खा ही लेगा। चलो नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट। कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। किसी का हक क्या है, किसका हक कितना है, ये सारी बात कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें लिखा रहता है हर चीज कि अगर ये आपको दिया जा रहा है तो किस हक से दिया जा रहा है, और ये आप हमको दे रहे हैं तो किस हक से दे रहे हैं, तो आपका कितना हक है, कितना राइट है, और ऑब्लिगेशन मतलब कि अगर वो राइट पूरा नहीं होता है तो कितना आप उसको कम बैक कर सकते हो, मतलब कितना आप उसके ऑब्लिगेशन लगा सकते हो, ठीक, उसकी बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है टर्म ऑफर, किस सेक्शन में दिया गया है, तो टर्म ऑफर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दिया गया है। एक और सेक्शन आ गया है किसके अलावा, याद करो, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ई हो गया, सेक्शन जी हो गया और सेक्शन एच हो गया, 2H, ठीक है। इतने सेक्शंस हो गए, अब सबको बता देगा आराम से ये सेक्शंस जो हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। एक और ऐड कर लेना इसमें, ऑफर किसमें डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो। When a person signifies to another his willingness to do, abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other of such act and subsistence, he is said to, क्या होगा इसका, कि अगर कोई पर्सन जो है अपने विलिंगनेस से, अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से कोई काम करने के लिए सहमत हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपना प्रपोजल दे सकता है, ठीक है, वो अपना क्या कर सकता है, प्रपोजल दे सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इस लाइन का यही है कि अगर कोई चाहता है किसी चीज का ऑफर देना, ठीक है, किसी चीज को बताना कि ये मैं करना चाहता हूँ या ये ऑफर में दे रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रपोजल ही बता रहा है, ठीक है, इस लाइन का मतलब यही हुआ। चलो नेक्स्ट है, एन इम्प्लाइड ऑफर मीन्स, इम्प्लाइड ऑफर कभी भी बोलकर नहीं होता है, लिख कर नहीं होता है, ना रिटर्न होता है, ना रिटर्न होता है, ना वर्बल होता है, ठीक।
वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से बात की जाती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हमारा कैसा बॉडी लैंग्वेज है उसकी बात करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चलिए इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं हम कि इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या होगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक, आप उस रेस्टोरेंट में गए, आपने सीट लिया, बैठ गए, तो अपने आप जो वेटर है वो समझ गया कि कोई आया है और उसको मेन्यू देना है, तो आपको सर्व करेगा और आपको उसका पेमेंट करना। ये क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि हम आए हैं यहाँ खाने के लिए, बताया नहीं गया है कि हमको यहाँ खाना है, क्या खाना है बस ये बताना है। वो अपने आप एक्सचेंज, वो क्या एग्रीमेंट हो गया कि वो आपको सर्व करेगा, आपको उसको पे करना है। तो ये किससे होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है। इम्प्लाइड ऑफर किससे होता है, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। द प्रपोजल may consist of a promise for doing an act and abstaining from doing an act। दो नहीं होगा, या तो कोई काम हो रहा है या किसी काम से हम मना कर रहे हैं, ठीक है। किसी काम को हम कर रहे हैं या किसी काम से मना कर रहे हैं, दोनों ही क्या कहलाएगा, प्रपोजल में आ सकता है, ठीक है। प्रपोजल के प्रॉमिस में या तो कोई प्रपोजल दिया, हम उसको या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे, तो आंसर क्या होगा, बोथ, आइदर ए बी, ए एंड बी, या तो ए या तो बी, आइदर लगा है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, ऑफर में बी। ऑफर क्या होता है, ऑफर बाय वर्ड्स भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। बात किया था ना, बोलकर भी हो सकता है और बिना बोले जेस्चर से भी हो सकता है। तो ऑफर कैन बी आइदर ए और बी, दोनों हो सकता है, आइदर ए और बी। चलिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। बहुत अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।